नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग पिछले टॉपिक में क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में समझने का प्रयास किया है कि UNFCCC जो 1992 में अस्तित्व में आया था, जिसको 1994 में प्रभावी बनाया गया, जिसका पहला सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, COP1। उसी को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया और इसी क्योटो प्रोटोकॉल को हम लोग दो और नामों से जानते हैं, जिसको कहते हैं पृथ्वी 2 सम्मेलन या +5 समिट। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल को डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्योटो प्रोटोकॉल में 4 मूल प्रावधान थे। पहला था कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, दूसरा था ग्रीन टेक्नोलॉजी, तीसरा है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और चौथा था कार्बन सिंक, जिसके माध्यम से IPCC की जो दूसरी रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है और जिसके समाधान के लिए एक ही विकल्प था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मान में कटौती करना, और उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी किसे बनाया गया था? CO2 को। और उसी के लिए कहा गया कि हम 4 मैकेनिज्म के माध्यम से इस जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करेंगे। मैकेनिज्म बना 97 में, लेकिन प्रभाव में आया 2005 में, जिसका प्रथम कार्यकाल शुरू किया गया था 2008 से 2012 और दूसरा कार्यकाल शुरू किया गया था 2012 से 2020। लेकिन प्रारंभ में यह कहा गया था कि केवल यह क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान विकसित राष्ट्रों के ऊपर लागू किए जाएंगे और विकासशील राष्ट्रों को 2012 तक इससे छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन देखा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधानों से विकसित राष्ट्रों को भी 2008 तक छूट प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम कार्यकाल प्रारंभ ही होता है 2008 से। तो 2012 से यदि हम विकासशील राष्ट्रों को भी क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान में लाएंगे तो उसके लिए इनको कुछ प्रलोभन दिया गया, और यह प्रलोभन था एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसकी साइज थी $100 बिलियन की। कब बनाया गया था? 2010 में। क्यों बनाया गया था? जिससे 2012 में विकासशील राष्ट्रों को भी हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान के दायरे में ला सकें। लेकिन विकासशील राष्ट्रों ने दोहा सम्मेलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, कारण इनका हित वहां पर निर्धारित किया जाना था कि क्या इनको भी क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया जाए या नहीं। तो फाइनली यह निर्णय आया कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो दूसरी प्रविधि थी यह लागू नहीं हो सकी। क्यों? इसकी शर्त थी कि 3/4 सदस्य राष्ट्र जब तक रेटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रविधि लागू नहीं होगी। और उसके लिए 2017 में, कब? यानी 2012 में दोहा सम्मेलन का आयोजन हुआ था और 2017 में, कब? 2017 में 3/4 सदस्य राष्ट्रों ने इस क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रविधि को रेटिफाई किया और तब जाके क्योटो प्रोटोकॉल की शर्त पूरी हुई। शर्त पूरी होने के बावजूद भी क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं हो सका, क्योंकि शेष समय कितना बचा था? मात्र 3 साल। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की जो अवधि निर्धारित की गई थी 2012 से 2020, 2017 में तो शर्त पूरी हुई, तो लागू कितने साल के लिए होगा? मात्र 3 सालों के लिए। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल की शर्त पूरी भी हो गई, लेकिन फिर भी लागू नहीं हुआ। इसी दौरान बीच में एक नया एग्रीमेंट सामने आ गया, जो था 2015 में पेरिस जलवायु समझौता, जो 2020 के बाद कार्य करेगा। यानी 2020 तक कौन कार्य करेगा? क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी पहली प्रविधि 2008 से 2012, दूसरी प्रविधि 2012 से 2020, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। कारण विकासशील राष्ट्रों को भी इसमें शामिल किया जाना था और विकासशील राष्ट्र इसके पक्ष में नहीं थे। तो 2015 में एक नया एग्रीमेंट सामने आया, जिसका नाम था पेरिस जलवायु समझौता। तो इसी पेरिस जलवायु समझौते के बारे में आज हम लोगों को डिटेल में डिस्कशन करना है कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, पेरिस जलवायु समझौता क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, इसकी क्या शर्त है। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है। तो पेरिस जलवायु समझौता, अगर हम बात करें
UNFCCC का, तो UNFCCC का सबसे आज तक का प्रोमिनेंट जो कन्वेंशन है वह है क्योटो प्रोटोकॉल। और वहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और आपको इतने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दिए गए हैं कि आप बिना किसी संकोच के हर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे प्रोमिनेंट एग्रीमेंट है उसका नाम है पेरिस जलवायु समझौता। कब अस्तित्व में आया है? 2015 में। ध्यान रखिएगा, यह कब अस्तित्व में आया है? 2015 में। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। यहां पे हम बात करते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता के लागू होने की शर्त क्या है। सबसे पहले ही देख लेते हैं यह शर्त क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट लागू होगा। इसकी दो शर्त है। पहली शर्त है कि 55 देश प्लस 55%, क्या 55% यहां पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला सदस्य राष्ट्र जब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, हस्ताक्षर का मतलब यहाँ पे रेटिफिकेशन से है। हस्ताक्षर और रेटिफिकेशन में अंतर होता है। हस्ताक्षर का मतलब कि आपने अनुमोदन कर दिया, लेकिन उसका अप्रूवल उस सदस्य राष्ट्र के संसद से होना चाहिए, तब वह रेटिफाई माना जाता है कि आपका राष्ट्र उसको रेटिफाई करता है। तो सिग्नेचर नहीं, यहाँ पे रेटिफिकेशन की बात हो रही कि 55 सदस्य राष्ट्र जिनका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 55%। अगर यह दोनों शर्त पूरी होती है तब जाके पेरिस जलवायु समझौता लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। इसकी सबसे प्रमुख शर्त यही है। मान लेते हैं कि हो सकता है कि 60% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन करने वाले सदस्य राष्ट्र हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन संख्या अभी 55 नहीं हुई है, तो लागू नहीं होगा। हो सकता है 60 राष्ट्र साइन कर दिए, लेकिन उनका टोटल कंट्रीब्यूशन अभी 55% नहीं हुआ, तो भी शर्त लागू नहीं होगी। लागू होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल करना अनिवार्य है कि 55% कार्बन का उत्सर्जन करने वाले सदस्य राष्ट्र जिनकी संख्या 55 हो, यदि इतने लोग अपने संसद के माध्यम से इसको रेटिफाई करेंगे तो ही जाके पेरिस एग्रीमेंट प्रभाव में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अच्छा, यदि प्रभाव में आ जाएगा तो होगा क्या? तो इसका उद्देश्य कुछ है। क्या है इसका उद्देश्य? है तो उद्देश्य इसका बहुत सिंपल है। उद्देश्य कहा गया है कि शताब्दी के अंत तक, यानी 21वीं सदी, क्या 21वीं सदी के अंत तक कितना, हम कह सकते हैं कि हमको जो टेम्परेचर में वृद्धि देखी जाएगी, यानी ग्लोबल टेम्परेचर का जो एवरेज इंक्रीजमेंट है वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना है। कितना होना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड इस सदी के अंत तक। और वो भी कब की तुलना में? प्री इंडस्ट्रियल एज। प्री इंडस्ट्रियल एज यानी जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है उससे लिया जाता है, जो 1990 का कंपैरिजन करता है। कब से करता है? 1990 से करता है। यानी उसके पहले का जो टेम्परेचर था इस धरती का, उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट केवल होना चाहिए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना का यदि टेम्परेचर वृद्धि हो रहा है तो यह एडजस्ट करने योग्य है, इससे हमें कोई खास समस्या नहीं होने वाली है। यही रखा गया कि हमको इतना ही टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना है, इसी पे कंट्रोल कर लेना है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। कब तक? 21वीं सदी के अंत तक। लेकिन प्रयास रहेगा क्या? 2 पॉइंट है यहाँ पे। प्रयास रहेगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या प्रयास रहेगा? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम चाहेंगे इतने पे ही टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सकता है? 2 तक बढ़ सकता है। यह उद्देश्य तय किया। लेकिन ये पूरा कैसे होगा? ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इस धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़े इस सदी के अंत तक, लेकिन हम उसे पूरा कैसे करेंगे? पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान बताए गए कि हम कैसे इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बिंदु बताया गया इसको पूरा करने के लिए, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक 20%, कितना? 20% ग्रीन हाउस गैस, क्या? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर में हम कटौती करेंगे। कितना कटौती करेंगे? 20%।
कब की तुलना में? 2010 की तुलना में। यहाँ पे देखिए जो कंपैरिजन किया जाएगा, यानी 2010 में अगर मान लेते हैं मेरा टोटल उत्सर्जन था ग्रीन हाउस गैस का 100 यूनिट, तो 2030 तक, कब तक? 2030 तक कितना हो जाना चाहिए? उसमें कटौती हो जानी चाहिए, कितना? 20%। यानी अब उत्सर्जन मेरा कितना होना चाहिए? 80 यूनिट, 80 यूनिट ही होना चाहिए। पहले कितना था? 100 था। तो यह पहला विचार था कि यदि ऐसा हम करते हैं तभी जा करके 21वीं सदी के अंत तक टेम्परेचर में जो वृद्धि है 2 पर कंट्रोल होगी, और यदि इतना हम कटौती नहीं कर सके तो टेम्परेचर में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, पहला उद्देश्य है कि यह हमें करना है। दूसरा क्या कहा गया यहाँ पर कि 2075 तक, कब तक? 2075 तक हमको कटौती, इसको कार्बन न्यूट्रल बनना है। क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल। यहाँ कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये मत समझिएगा कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा, लेकिन जितना हम उत्सर्जन करेंगे उससे ज़्यादा हमारे पास अवशोषण की क्षमता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने एक पौधा काटा तो उसके स्थान पे एक पौधा आपने लगा दिया, तो यानी जितना कार्बन का उत्सर्जन बढ़ा उतना फिर क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। तो इसका मतलब ऐसा ना समझिएगा कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा, लेकिन जितना उत्सर्जन होगा उसको एडजस्ट करने के लिए हमारी प्रकृति में उतने वृक्ष भी रहेंगे, यानी हमारे उत्सर्जन की दर और उसके अवशोषण की दर क्या रहेगी? इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं 2075 तक हमको क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल बनना है। यदि ये दोनों शर्त हम पूरी कर लेते हैं तब जाकर के 21वीं सदी के अंत तक जो ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि है वह 2 पर नियंत्रित होगी। और यदि ऐसा हम नहीं कर सके तो इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि कितनी होगी उसके बारे में IPCC की 5वीं रिपोर्ट बताती है। IPCC क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, पृथ्वी सम्मेलन के पहले ही उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है कि IPCC क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पेरिस जलवायु इसी उद्देश्य पे काम करेगा। क्या है इसका उद्देश्य? कि हमको 21वीं सदी के अंत तक तापमान में केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। उसके लिए हमको 2 बिंदु पर कार्य करना होगा। पहला बिंदु है कि 2030 तक हमको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के दर में कितनी कटौती करनी है? 30%। दूसरा बिंदु है कि 2075 तक हमको कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। यदि यह दोनों बिंदु हम फुलफिल करते हैं तो ही हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की वृद्धि पर पूरी सदी को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा तापमान में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही 2 उद्देश्य तय किया गया और कहा गया कि अब जो सदस्य राष्ट्र हैं वो क्या करें? इसको अनुमोदित करें, इसको रेटिफाई करें, कि जिससे यह पेरिस जलवायु समझौता प्रभाव में आ सके। तो ठीक है, अब रेटिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। जितने सदस्य राष्ट्र हैं सब क्या करते हैं? इस पे हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बिंदु है, एक हस्ताक्षर है और एक रेटिफिकेशन है। हस्ताक्षर करने की जो डेट रखी गई थी, कौन सी डेट? हस्ताक्षर करने की डेट रखी गई थी 22 अप्रैल। क्या रखी गई थी? 22 अप्रैल 2016। यह कब एग्रीमेंट बना था? 15 में। पेरिस जलवायु समझौता, ध्यान रखिएगा, वर्तमान का सबसे फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे सोलर अलायंस की भी शुरुआत हुई है, जिसको लीड कौन करता है? भारत करता है। तो उसके बारे में समझेंगे। लेकिन जो ये समझौता होता है UNFCCC का, जिसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन, UNFCCC, यह कोप जो था यह है कोप नंबर 21, जो हुआ था 2015 में। यहीं से हुआ है। सम्मेलन कब चल रहा है? 95 से, गिनते चले जाइएगा, हर साल हुआ है। 95, 96, 97, 98, 2015 में कौन सा सम्मेलन है? 21वां सम्मेलन। इसी को पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके हस्ताक्षर की डेट कब रखी गई है? 22 अप्रैल। यह सम्मेलन जो होता है जनरली नवंबर दिसंबर में होता है। कब होता है? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में प्रभाव में आया और अगले साल 22 अप्रैल का डेट रखा गया था इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। 22 अप्रैल क्यों? क्योंकि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, पृथ्वी दिवस का डेट था और सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर पूरा हो गया। ठीक है,
अब प्रक्रिया शुरू होती है रेटिफिकेशन की। किसकी प्रक्रिया शुरू होती है? रेटिफिकेशन की। रेटिफिकेशन मतलब यानी जो सदस्य राष्ट्र इसको अनुमोदित किए हैं उनकी संसद अब इस पर प्रॉपर अप्रूवल देगी कि ठीक है हम इस एग्रीमेंट को मानते हैं। तो यहां पर अब रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और भारत जो रेटिफिकेशन करता है यह करता है 2 अक्टूबर को। कब करता है? 2 अक्टूबर 2016 को रेटिफाई करता है। भारत कब रेटिफाई करता है? 2016। और कब करता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों करता है? कुछ है 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती। तो गांधी जयंती के डेट पर ही भारत क्या करता है? रेटिफाई करता है। मतलब किसी भी कंट्री का पार्लियामेंट क्यों सर ये अप्रूवल देती है? क्योंकि सरकार के हस्ताक्षर कर देने से यह वेरीफाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो भी नियम कानून या जो भी प्रावधान किसके ऊपर लागू होते हैं? उस सदस्य राष्ट्र की जनता के ऊपर लागू होते हैं। तो जब तक वहां की जनता इसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक कोई भी प्रावधान हम लागू नहीं कर सकते। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कौन है? वहां की जनता, वहां की सरकार, सब उत्तरदायी हैं। तो यदि सबका समर्थन नहीं रहेगा तो सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। यदि सरकार कोई एक्शन लेना चाहती है तो वहां की जनता का समर्थन अनिवार्य है। तो इसलिए वहां की पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है। किसी भी प्रकार का अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, वह तभी मानी जाती है कि जब वहां की पार्लियामेंट उसे क्या करे? रेटिफाई करेगी, तब जाके वह माना जाता, अन्यथा माना नहीं जाता। हाँ, आपका पर्सनल व्यू है कि हम इस रेटिफिकेशन मतलब इस प्रस्ताव को मानते हैं, लेकिन आपके मान लेने से क्या आपके पूरे सदस्य राष्ट्र के जो भी मेंबर हैं क्या सब लोग मान जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपके देश का जो भी पार्लियामेंट है उसे भी मानना अनिवार्य है। तो उसके लिए उस देश में रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो भारत देश को कब रेटिफाई किया है? 2 अक्टूबर 2000। बिल पास होता है वैसे पास किया जाता है, अप्रूव होती है प्रॉपर। तो मान लिया जाता है कि हाँ अब यह सदस्य राष्ट्र इस एग्रीमेंट का क्या है? प्रॉपर सदस्य बन गया है। हाँ, सबको पास करना पड़ता है। और कितने? 55 देश, 55% अगर है तो फिर मान लिया जाएगा हाँ अब यह एग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया। तो 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को भारत ने क्या किया? इसको रेटिफाई किया। लेकिन यह भारत जो इसका अप्रूव करने वाला था यह 62वां राष्ट्र था। कौन सा राष्ट्र था? 62वां राष्ट्र था। सोचो 62 राष्ट्र तो हो गए ना, लेकिन फिर भी शर्त पूरी नहीं हुई। क्यों? 55% भी अनिवार्य है, केवल सदस्य राष्ट्र की संख्या अनिवार्य नहीं है। और दोनों शर्त जो पूरी होती है वह होती है 5 अक्टूबर को। कब पूरी होती है? 5 अक्टूबर 2016 को शर्त पूरी हो जाती है। यानी 55 राष्ट्र जो 55% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, दोनों शर्त पूरी हो जाती है 5 अक्टूबर 2016 को। और ठीक इसके 1 महीने बाद यानी 4 नवंबर को, कब? 4 नवंबर 2016 को यह लागू कर दिया जाता है। क्या लागू कर दिया जाता है? पेरिस जलवायु समझौता कब प्रभाव में आया है? 4 नवंबर 2016 को। बना कब था? 15 में। हस्ताक्षर का डेट कब रखा गया था? 22 अप्रैल को। उसके बाद रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भारत रेटिफाई करने वाला चौथा राष्ट्र था, 62वां था। उसके बाद शर्त कब पूरी होती है? 5 अक्टूबर को। लेकिन लागू कब होता है यानी प्रभाव में कब आता है? 4 नवंबर को। कुछ टाइम पीरियड लिया गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा ऐसे तो रेटिफाई होगा नहीं, मतलब ऐसे इसकी शर्त को मान तो लिया नहीं जाएगा, कोई ना कोई सम्मेलन होना चाहिए। और हमने पहले बताया कि UNFCCC का सम्मेलन कब होता है? नवंबर से दिसंबर में। तो यह सम्मेलन चल रहा था मोरक्को में। कहां चल रहा था? 2016 वाला मोरक्को, यानी कोप नंबर 22 2016 कहां चल रहा था? मोरक्को में। और यहीं पर इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, प्रभाव में आ गया पेरिस एग्रीमेंट। यह प्रभाव में ही आया था कि उसी के तुरंत बाद या उसी समय चल रहा था अमेरिका में प्रेसिडेंसी का चुनाव और पार्टी बदल गई। ओबामा जी जो इसके पक्षधर थे तो डोनाल्ड ट्रंप जी इसके अगेंस्ट हो गए। और जैसे ही वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका ने इस एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया?
विड्रॉ कर लिया। अब आप सोचो, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका एक प्रमुख सदस्य राष्ट्र जो ग्रीन हाउस गैस का एक ठीक ठाक मात्रा में उत्सर्जन करता है, वह इस एग्रीमेंट से क्या हो गया, बाहर हो गया, जिसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है ग्रीन क्लाइमेट फंड में। तो यदि ऐसा सदस्य राष्ट्र बाहर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि यह एग्रीमेंट कहीं न कहीं मझधार में फंस जाएगा कि अब ये कैसे लागू हो। आप सोचिए, आप घर में कोई आयोजन करते हैं और आपका मुखिया ही उस आयोजन से अपने आप को बाहर कर ले, तो फिर उस आयोजन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। सेम कहानी इसकी बनी कि अमेरिका किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल संगठन को काफ़ी ज़्यादा डोनेट करता है और वही इस एग्रीमेंट से अपने आप को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो इसका क्या अस्तित्व है वो तो बात की बात है, लेकिन बिना किसी चर्चा के, बिना किसी प्रकार के मतलब सूचना के अमेरिका अपने आप से ही इस एग्रीमेंट से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस प्रकार का निर्णय जो अमेरिका ने लिया, इसका क्रिटिसिज्म किया गया और क्रिटिसिज्म हुआ है 2017 के UNFCCC के सम्मेलन में, क्योंकि 2015 में तो ये अस्तित्व में आया, 2016 में प्रभाव में आ गया नवंबर में, ठीक है। और इसी के बाद अमेरिका अपने आप को बाहर कर लिया और जैसे ही अमेरिका बाहर करेगा इस एग्रीमेंट से, इसका इंटरनेशनल मंच पे आलोचना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह ठीक ठाक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और यही इस एग्रीमेंट से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं 2017 में। कब चलते हैं, देखिए एकदम क्रम से है। हम लोग शुरू किए हैं 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन से। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हम लोगों ने वर्टलैंड रिपोर्ट पढ़ा है, IPCC को पढ़ा है। IPCC की पहली रिपोर्ट के आधार पर हमने पृथ्वी सम्मेलन का डिटेल में अध्ययन किया। उसी पृथ्वी सम्मेलन में हम लोगों ने मरुस्थलीकरण का डिटेल में डिस्कशन किया है, वहीं पर एजेंडा 21 का डिटेल में डिस्कशन किया है और वहीं से UNFCCC की शुरुआत किए हैं। और UNFCCC को हम पढ़ते हुए 92 से कहाँ तक आ गए हैं, 2016 तक आ गए हैं। और इसको कहाँ तक पढ़ना है, 2020 तक, यानी चूंकि 20 में तो कोरोना का प्रभाव हो गया, तो इसलिए 20 में तो यह सम्मेलन हो नहीं पाया, लेकिन 19 में हुआ है और अगला कहाँ पे होगा, 21 में होगा। तो हम आज तक का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट जो इसकी होंगी उसको हम लोग किसी दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की एक ठीक ठाक लेंथ हो जाती है, तो उसके बाद इस पर और आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग इस पेरिस एग्रीमेंट के सेकंड पार्ट को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।